चलो बताना तो। क्वेश्चन है कि रबड़ एवं महोगनी का संबंध किस वनस्पति से है? बताओ। रबड़ एवं महोगनी का संबंध किस वनस्पति से है? रबड़ और महोगनी का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षा से। किससे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। ठीक ना। फिर बताना, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है वहीं पर सिनकोना का वृक्ष पाई जाती है। ठीक ना, समझ में आया? उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों के लिए किए गए हैं? बताओ। मानस, ऑप्शन दे रहे हैं, मानस, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, या 2 और 3 दोनों? 2 और 3 दोनों। ठीक, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी। क्या? मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? सिमलीपाल जीव मंडल निचय कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक ना, याद रहेगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? बताओ। ऑप्शन दे रहे हैं, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन। ठीक है, मैंग्रोव वन में। कहाँ पर पाई जाती है? मैंग्रोव वन में पाई जाती है। ठीक ना। उसके बाद बताइएगा 6 नंबर में है कि तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तो तिब्बती जंगली गधे जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन, नीलगाय, कियांग, या तो चौसिंगा, इनमें से कोई नहीं। कियांग। क्या कहते हैं? कियांग कहा जाता है। ठीक ना। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित नहीं है? काजीरंगा, मानस, पंचमढ़ी, या तो सुंदरवन? काजीरंगा। क्या है? कौन सा क्षेत्र है? तो काजीरंगा क्षेत्र जो है ये जैव आरक्षित नहीं है। जैव आरक्षित नहीं है, यानी कि जीवों के लिए ये आरक्षित नहीं है। ठीक ना। चलिए उसके बाद बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। और ये केंद्राभिमुख, द्रमाकृतिक, या तो जालीनुमा? ठीक है, क्या आ जाएगा? द्रमाकृतिक। ठीक है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन जो है ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है ना, समझ में आया? उसके बाद बताइएगा कि उसके बाद है जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन है? सेब, आम, नीम, या केला? नीम। ठीक है। एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन दे रहे हैं, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, या झारखंड? गुजरात। ठीक है। चलो उसके बाद बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? बताओ। वे वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहता है वेषज वनस्पति। क्या कहा जाता है? वेषज वनस्पति कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? तो भारत के आर्द्र भूमि में कहता प्रवासी पक्षी पाई जाती है। समझ में याद रहेगा, कहाँ पर पाई जाती है? आर्द्र भूमि में पाई जाती है। ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा कि स्थल और जल के निवास करने वाले, स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो स्थल और जल में जो निवास करते हैं प्राणी उसे कहा जाता है उभयचर प्राणी कहता है। इसको क्या बोलते हैं? उभयचर कहते हैं। समझ में आ गया? जो जल में भी करते हैं और स्थल में दोनों जगह निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयचर। अभयचर नहीं, उभयचर कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? अभयचर अलग चीज हो जाता है। मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाता है कौन सा? अक्षत वनस्पति, उसके बाद विदेशज वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, या तो इनमें से कोई नहीं। तो अक्षत वनस्पति क्या कहलाती है? अक्षत वनस्पति कहलाती है। ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो नागालैंड में सबसे अधिक है। कहाँ पर है? नागालैंड में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद तो किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? नागालैंड में। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में
कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है और कहीं पर क्या होता है कम वर्षा वाले क्षेत्र जो होती है तो उसके तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सघन वन, सदाबहार वन, तो उसके बाद पर्णपाती वन, सदाबहार वन क्या पाए जाते हैं? किस तरह का? सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? बांदीपुर, राजाजी, उसके बाद रंगनाथितु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रंगनाथितु। उसके बाद बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में, ठीक ना। उसके बाद बताइएगा फिर किस वर्ष यूनेस्को द्वारा जीव मंडल संरक्षण प्रोग्राम आरंभ किया गया? तो 1971 में यूनेस्को द्वारा जीव मंडल संरक्षण प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। समझ में आया? उसके बाद बताइएगा कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागफनी जो होती है ये किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह कटीले वन एवं झाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? जहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है वही उसी क्षेत्र में नागफनी वनस्पति पाई जाती, नागफनी के वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर? तो कटीले वन एवं झाड़ियों के क्षेत्र, ठीक है ना। समझ में आ गया? उसके बाद बताइएगा कि सर्पगंधा पौधे की क्या उपयोगिता है? तो सर्पगंधा जो पौधा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? रक्त दाब का उपचार करते हैं। क्या करते हैं? रक्त दाब का उपचार करते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? उसके बाद बताइएगा कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन असम के निचले भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पर? असम के निचले भाग में पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। उसके बाद बताइएगा कि कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कटीले वन पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश में, ठीक ना, याद रहेगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद बताइएगा कि किन्हीं दो औषधि वाले पौधों का नाम बताइए जिससे औषधि, ठीक, नीम और तुलसी। क्या हो जाएगा? नीम और तुलसी। उसके बाद बताइएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो लक्षद्वीप और पांडुचेरी में सबसे कम, लक्षद्वीप और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में वनों का क्षेत्रफल क्या है? सबसे कम है। समझ में आ गया? उसके बाद बताइएगा कि भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, याद रहेगा। भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर भारत के कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक, याद रहेगा। उसके बाद बताइएगा कि पेरियार जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेरियार जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल, ठीक ना, याद रहेगा। उसके बाद बताइए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, याद रखना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ठीक ना। समझ में आ गया? याद रहेगा। उसके बाद बताइएगा अब नेक्स्ट ये खत्म हो गया 5 अब 6 में है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या, ठीक है ना। अब देखिए ये कल दिए थे, याद करने, याद हो गया होगा, ठीक है। बताइएगा कहता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचनाओं में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्रों में ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ प्रस्थान और आगमन दोनों होती है वही उस क्षेत्र में होती है, ठीक है ना। समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचनाओं में परिवर्तन लाता है, ठीक ना। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? बच्चों में आबादी में बच्चों की बृहत अनुपात का परिणाम क्या है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर या तो अधिक विवाहित जोड़े? उच्च जन्म दर। क्या है? उच्च जन्म दर है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि वाला का परिणाम दर्शाता है? तो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है क्या? प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाला वृद्धि, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाला वृद्धि।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2001 के जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति हुआ है, कौन है? मतलब कि 2011 के जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति किसको कहा जाता था? तो जिसकी उम्र 7 वर्ष हो तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ या लिख सकता हो, ठीक है ना। उसको 2011 के जनगणना के अनुसार क्या माना गया है? साक्षर व्यक्ति माना गया है, ठीक है ना। समझ में आया? जिसकी उम्र कितनी हो? 7 वर्ष हो तथा वह अक्षरों को सही ढंग से पढ़ और लिख सके, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यदि लेंगे तो कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो उत्तर प्रदेश है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जिला की संख्या भी यहीं पर उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है ना। याद रखना कितना उत्तर प्रदेश में जिला की संख्या 75 है। कितना है? 75 है, सबसे ज्यादा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कब व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया? तो भारत में कब व्यापक परिवार नियोजन चलाया गया था बताइएगा? तो 1952 में चलाया गया। कब चलाया गया था? 1952 में चलाया गया था, ठीक ना। याद रहेगा कब चलाया गया था? 1952 में चलाया गया था, ठीक। उसके बाद बताइएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। उसका जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है? हाँ जो बोला अभी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से लेंगे तब उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से लेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन था? राजस्थान है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए ये सब याद करना है। कहता किस राज्य का साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। किसका? केरल राज्य का, ठीक है ना। समझ में आया? उसके बाद बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखें तो कितना था? 64.4 हजार था। कितना था? 64.4 हजार जनसंख्या थी वहाँ का, ठीक है ना, 2011 के अनुसार। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि किशोर साधारणतः किस उम्र सीमा में जुड़े होते हैं? तो किशोर जो होते हैं तो वो किस उम्र सीमा से जुड़े होते हैं? तो वो 10 से 19 वर्ष से जुड़े होते हैं। किससे? 10 वर्ष से 19 वर्ष तक, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग एक वयस्क को दर्शाता है? तो एक वयस्क दर्शाता है उसी को जिसका एज 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक हो, उसको वयस्क दर्शाया जाता है, वयस्क कहा जाता है, ठीक है ना। 15 से 59 तक, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद बताना कि मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या था 12,106 लाख। कितना? 12,106 लाख, ठीक है ना। समझ में आया? वही हुआ लाख में, यदि कन्वर्ट लाख को करेंगे कन्वर्ट ना तो वो करोड़ में चल जाएगा, वो 121 करोड़ हो जाएगा। एक करोड़ 21 लाख, ऐसे 1,21,06,000 कुछ होगा, ठीक है। चलो उसके बाद बताना कहता भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम वाला कौन है? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। सबसे कम सिक्किम है। और सबसे ज्यादा बताओ भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। तुरंत भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल होता है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के पश्चात होता है। अच्छा, जनगणना का शुरुआत कब हुआ था? 1951 से, ठीक है। पहला जनगणना कब हुआ था? संविधान बना 1950 में और 1951 में पहला जनगणना हुआ था, ठीक ना। और प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों के पश्चात जनगणना की जाती है। तो 51 में हुआ, 51 के बाद 61 में हुआ, 61 के बाद फिर 71, 81, 91, फिर 2001, फिर 2011, ठीक है ना। समझ में आया? और अभी 2021 क्या जनगणना में क्या होता है? पूरा देश के, जैसे भारत देश है, भारत का यदि जनगणना हुआ तो भारत में वयस्क गणना की अभी वयस्क 2011 में कितना था और 10 साल के अंतर्गत कितना बढ़ोतरी हुआ या कितना घटा कितना बढ़ा, ठीक ना। कौन घटा कौन बढ़ा कितना, मतलब कि यही सब का जानकारी रख, ठीक।
चलो उसके बाद बताना कि आंतरिक प्रवास का उदाहरण है। तो आंतरिक प्रवास का देश के अंदर जो रहता है उसी को आंतरिक प्रवास कहा जाता है, देश के अंदर रहने वाले को, ठीक है ना। समझ में आया। तो आंतरिक प्रवास का उदाहरण कौन है, तो देश के अंदर रहने वाले नागरिक, ठीक। चलो उसके बाद बताना 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 2012 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। ऑप्शन है 375 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 311 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना, 382 व्यक्तियां थी, ठीक है ना। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का यदि घनत्व देखेंगे तो 2011 के अनुसार बिहार का घनत्व कितना था, तो 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। कितना था, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक ना। उसके बाद बताइएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में बनी। कब बनी, 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान यदि नहीं तो पहले था दूसरा, क्या था, दूसरा। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, पहला है। क्या है अभी, वर्तमान का यदि पूछे तो पहला है, ठीक ना। लेकिन यदि पहले 2011 के अनुसार यदि पूछे तो उसके अनुसार यदि लेंगे तब ये क्या है, दूसरा है। क्या है, दूसरा है, ठीक ना। समझ में आया। अब पहला में कौन था, 2011 के अनुसार में पहला बता, चीन था, ठीक। और अभी क्या है, अभी वर्तमान में चले तो भारत है। कौन है, भारत, ठीक है। चलो उसके बाद बताइएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब हुआ। तो 2000 में हुआ। विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, दूसरा था पहले। अब पहले लेके ही चल रहा है, अभी वर्तमान का नहीं लेना, पहला, ठीक है ना। या दूसरा ही देना। केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो केरल राज्य का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष पर 1058 महिला। 1000 पुरुष पर 1058 क्या है, महिला, यानी 58 महिला ज्यादा है। 58 महिलाएं क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। और यहाँ भारत का कितना है, 933 941 है। चलो उसके बाद बताना 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात कितना था। तो 2001 के अनुसार यदि लेंगे तो 933 था। कितना है, 933 था। 2011 के अनुसार चलेंगे तो कितना था, 941 था, प्रति 1000 941 महिला, ठीक है ना। और अभी 2001 के अनुसार कितना था, प्रति 1000 933 महिलाएं, ठीक है ना। समझ में आया, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है फिर कि केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो 1000 पर 1058 हो गया महिला, 1000 पुरुष पर 1058 महिला, यानी कि महिला की संख्या ज्यादा है। भारत में महिला की संख्या क्या है, कम है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। समझ में आएगा। उसके बाद देखिए फिर कहता भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कहता है पुरुष, तो भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में यदि लेते हैं तो महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से कम है। तो महिलाओं की संख्या क्या है, पुरुषों से कम है। समझ में आ गया। 2001 के अनुसार यदि चलेंगे तो 33 यदि घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा ना, 67। यानी कि ये 1000 पुरुष पर 933 इधर हुआ, यानी कि 67 महिला कम है। 67 महिला क्या थी, कम थी, ठीक है ना, 2011 के अनुसार। उसके बाद बताइएगा कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है। तो जनसंख्या में परिवर्तन यदि आए तो उनका क्रिया जन्म दर भी हो सकता है, मृत्यु दर भी हो सकता है और प्रवास भी हो सकता है, तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। जन्म बढ़ा तो जन्म दर यदि बढ़ा तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ, फिर मृत्यु दर हुआ तो जनसंख्या में कमी हुआ, प्रवास यदि किया तो उस क्षेत्र का प्रवास दूसरे क्षेत्र में गया तो दूसरे क्षेत्र में बढ़ा, उस क्षेत्र में घटा। तो इस तरह से परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आया। संख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया जन्म दर भी कहलाती है, मृत्यु दर भी कहलाती है, प्रवास भी कहलाती है, तीनों कहलाती है, ठीक है ना। समझ में आ गया। फिर कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार पहले बता चुके हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार यदि नहीं तो साक्षर व्यक्ति वही है जिसकी उम्र 7 वर्ष हो और वह क्या 7 वर्ष हो और भाषा को वह समझ सके और उनको पढ़ व लिख सके। समझ में आ गया। वो क्या है, साक्षर व्यक्ति है। क्या है, एक साक्षर व्यक्ति है, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार लेते हैं तो देश का साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 के अनुसार यदि लेते हैं तो भारत देश का साक्षरता दर 73% था। कितना था,
73% है, ठीक है ना। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ रहते हैं कि भारत की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.16% है। कितना है? 31.16% नगर में वास करते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया। टोटल जनसंख्या का 31.16% नगर में वास करते हैं, ठीक। उसके बाद प्रति वर्ष 1000 पर जीवित शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो प्रति हजार पर जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म दर कहा जाता है, ठीक है ना। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष प्रति 1000 पर मृत्यु संख्या को क्या कहते हैं, तो मृत्यु संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, जन्म दर को जन्म दर कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर में कि 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु वर्ग को क्या कहते हैं, 15 से लेकर 59। तो 15 से 59 तक का जो होता है वो आर्थिक रूप से सक्रिय होता है, यानी वो क्या कहलाते हैं, बताओ। 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु तक को क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से सक्रिय आयु कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आर्थिक रूप से सक्रिय वायु कही जाती है, ठीक है ना। और उसके पहले क्या बताए थे, चलो समझ में आ गया। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, मतलब कि 15 से 59 तक हुआ ना, तो किशोरावस्था भी बोल सकते हैं, किशोरावस्था, ठीक है ना। तो 15 से 59 वर्ष की आयु को आयु वर्ग को क्या कहते हैं, तो वो आर्थिक रूप से सक्रिय आयु कहलाती है, या तो उसे क्या कहते हैं, यौवना आरंभ नहीं, युवावस्था। क्या कहलाती है? युवावस्था, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि होगा तो मृत्यु दर में गिरावट आएगा, तभी जनसंख्या बढ़ेगा। तो मृत्यु दर में यदि गिरावट आया तो जनसंख्या दर में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक जनगणना को क्या कहते हैं, तो एक निश्चित समय के अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक जनगणना जो होती है उसे जनगणना कहते हैं। क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि लेते हैं तो देश में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, तो 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर 80.9% थी। कितना थी? 80.9% थी, ठीक है ना। और 2011 के जनगणना के अनुसार यदि लें तो देश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, तो महिलाओं की साक्षरता दर 64.9% थी। कितना थी? 64.9% थी। समझ में आ गया। उसके बाद बताइएगा कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे आबादी वाला देश चीन है। अभी कौन है? अभी दूसरा नंबर पे पहुंच गया। अब भारत आ गया, वर्तमान में अथी है। पहले बताए थे कि 2011 के अनुसार यदि चलेंगे तो क्या है, भारत दूसरा नंबर पे है, और अभी के अनुसार चलेंगे तो भारत पहला नंबर पे है, ठीक है ना। समझ में आया। और चीन दूसरा नंबर पे, और पहले के अनुसार चीन पहला नंबर पे, ठीक। उसके बाद बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण तथा संरचनाओं में परिवर्तन आता है, तो प्रवास और आगमन दोनों क्षेत्रों में ऐसी होती है, ठीक ना। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रवसन। क्या कहलाता है? प्रवसन कहलाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाकर बसना को ही प्रवसन कहा जाता है, ठीक ना। ये तो प्रवास भी कह सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाके रहना क्या कहता है, प्रवास भी कहलाता है, ये तो प्रवसन कहलाती है, ठीक ना। समझ में आ गया। उसके बाद बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार यदि लेता है तो भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 2011 चलेंगे तब तो 941 हो जाएगा। और 2001 के जनगणना के अनुसार यदि चलेंगे तो प्रति 1000 पर 933 महिला, प्रति 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं हैं, ठीक ना। उसके बाद बताइएगा कि 15 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग को क्या कहते हैं, तो आश्रित आयु कहा जाता है। क्या कहते हैं? आश्रित आयु कही जाती है, ठीक ना। समझ में आया। उसके बाद कहता है कि आश्रित एवं सक्रिय आयु वर्ग के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आश्रित एवं सक्रिय आयु वर्ग के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आश्रित अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित अनुपात कहते हैं, ठीक ना। फिर कहता है साधनों की अपेक्षा जनसंख्या में अपार वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को कहता है मिलियन प्लस सिटी कहा जाता है। क्या कहता है? मिलियन प्लस सिटी कहा जाता है, ठीक ना। 10 लाख से अधिक यदि जनसंख्या किसी शहर में हो जाए तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को क्या कहता है, मिलियन प्लस सिटी कहा जाता है। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत?
चलिए कल आप लोग लोकतंत्र यानी यहाँ खत्म हो गया भूगोल, उसके बाद यहाँ पर आ गया नागरिक शास्त्र। क्या आ गया अब? नागरिक शास्त्र। भूगोल का उधर आप लोग याद कर लीजिएगा टोटल, और बाकी बाद नागरिक शास्त्र जो है, नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर कल पढ़ के आना लेसन इसका, ठीक ना। उसके बाद फिर याद करके आइए, तब फिर बताइए आगे।